हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ मध्य प्रदेश प्राइमरी टीचर के संबंध में बहुत से टॉपिक्स पर बात करूंगी, जैसे कि पहला टॉपिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2022 में कुल कितने पद पर भर्ती होनी है। इसके बाद मध्य प्रदेश वर्ग 3 में जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था तो सभी को पासिंग मार्क मतलब सबकी अपनी अपनी कैटेगरीज़ के अनुसार पासिंग मार्क कितने हैं। फिर इसके बाद सभी कैटेगरीज़ में रिजर्व सीट कितनी है ना, रिजर्व सीट कितनी है। इसके बाद आपकी नंबर के आधार पर कट ऑफ बताई जाएगी। इसके बाद रैंक के आधार पर कट ऑफ बताई जाएगी और मेरिट लिस्ट के संबंध में चर्चा की जाएगी, वेटिंग लिस्ट के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी, इसके संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स चाहिए पड़ेंगे इम्पोर्टेंट, उनकी लिस्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद आपका सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी और इसके साथ कई प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। अगर आपको इस बिना स्किप किए वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी सभी आप अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं सभी विषय के बारे में। तो हमारा पहला विषय है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2022 में कुल कितने पदों पर भर्ती होनी है। तो स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूल में 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग में 11,098 प्राइमरी टीचर्स की एक साथ भर्ती की जाएगी। इस प्रकार कुल 18,527 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, अब चलिए अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि पासिंग मार्क कितने हैं सबकी कैटेगरीज़ के अनुसार। तो सबसे पहले अनरिजर्व में पासिंग मार्क 60%, इसके आधार पर 90 नंबर से जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा आए हैं वो सभी पास है। इसके बाद OBS में 50%, EWS में भी 50%, SC में भी 50% और ST में भी 50%, मतलब इन सभी कैटेगरीज़ में 75+ नंबर वाले क्या है, क्वालिफाइड। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हमारे अगले टॉपिक्स पर। तो हमारा अगला टॉपिक्स है मध्य प्रदेश वर्ग 3 में जो कैटेगरीज़ हैं उनमें जो सीट है वो कितने परसेंट रिजर्व है ना। तो कैटेगरीज़ और उनके परसेंट दिए, जैसे अनरिजर्व में कितनी है 27%, OBC में भी 27%, EWS वालों को 10%, SC वालों को 16% और ST वालों को 20%। इसके साथ ही 25% सीटों पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी और 50% सीटों पर फीमेल की और 6% की हैंडीकैप्स वालों की नियुक्ति की जाएगी, है ना। जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 में जितने पास मतलब क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर के आधार पर मतलब मार्क के अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ कितनी बनेगी। तो वही जो अनरिजर्व्ड वाले हैं, है ना, जनरल वाले हैं, अनरिजर्व्ड है, तो उनकी ओपन नेल में मेल भी आ जाएगी, फीमेल भी आ जाएगी, है ना। तो ओपन नेल मेल की मतलब 110 प्लस जाएगी और फीमेल की 104 प्लस। इसके बाद OBC वालों की ओपन में मेल में 104 प्लस जाएगी और फीमेल में 101 प्लस जाएगी। EWS वालों की 109 प्लस जाएगी और फीमेल वालों की 107 प्लस जाएगी। SC कैटेगरीज़ में मेल की 97 प्लस और फीमेल की 95 प्लस। ST कैटेगरीज़ में 95 प्लस और फीमेल की 91 प्लस। तो भाई ये जो कट ऑफ निकाली गई है वो बहुत से स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देखकर ही निकाली गई है। यहाँ ये कट ऑफ मैंने अपने मन से नहीं निकाली है, ये स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देखकर, उनके स्कोर कार्ड को देखकर निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद रैंक के आधार पर आपको कट ऑफ बतलाया जाएगा, है ना। तो वही रैंक के आधार पर ये अनरिजर्व्ड वालों को 27% है, तो वही ओपन नेल
में सीट कितनी रहेगी, 2500 के लगभग। फीमेल में भी सीट ये इतनी 2500 के लगभग रहेगी। ओबीसी वालों को भी 2500 के लगभग। फीमेल में की आधी हो जाएगी, मतलब 50%, तो 2500 के लगभग। ईडब्ल्यूएस वालों को 926 है ना, फीमेल वालों को भी इतनी। और एससी में 1482 और फीमेल को 1482। एसटी वालों को 1853। ठीक है, अब आप रैंक की बात करते कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा, है ना, रैंक के आधार पर। तो भाई ओपन में 2500 ही मान लो, इसमें आप +50 कर सकते हैं, है ना। जिनकी रैंक लगभग 2600 के आसपास है भाई, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो रैंक कट ऑफ दी है भाई, इनका तो कंफर्म है कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फीमेल का कट ऑफ लगभग 3000 रैंक वालों तक का जाएगा, है ना। ये जिनकी रैंक 3000 तक है भाई, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में फीमेल की बात करें तो 3000 रैंक तक कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करें फीमेल का तो 1200 तक कट ऑफ जाएगा। और एससी में बात करें फीमेल का कट ऑफ तो 2000 रैंक तक की फ़ीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो 2300 तक जिनकी रैंक है भाई, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ओपन नील में भाई, जनरल में 2500 या 2600 के लगभग है जिनकी, उनका भाई सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 2600 तक जिनकी रैंक है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 1050 तक जिनकी रैंक है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में 1600 तक जिनकी रैंक है ओपन नील में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी में 1950 तक जिनकी रैंक है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भाई रिज़ल्ट, स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स को देखकर ही रैंक का कट ऑफ निकाला गया है, बहुत से रिज़ल्ट्स को एनालिसिस करके, है ना। इसके बाद चर्चा करेंगे मेरिट लिस्ट के बारे में, है ना। तो मध्य प्रदेश वर्ग 3 की मेरिट सूची 2022 में निम्न उम्मीदवारों का नाम शामिल किया जाएगा। ठीक है, पहला, परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले उम्मीदवार एमपी टेट वर्ग 3 में मेरिट सूची में अपना नाम पाने के पात्र है। सेकंड, यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो इसका मतलब है कि आप अंतिम रूप से भर्ती के लिए चुने गए हैं। तीसरा, एमपी वर्ग 3 संविदा शिक्षक मेरिट सूची में नाम प्राप्त करने के बाद आप दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद कई कारकों पर विचार करने के बाद मेरिट सूची तैयार की जाती है और फिर इसे अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है, तो भाई जितना कट ऑफ बता चुके हैं उनका भाई कंफर्म है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा 100%, है ना। तो ये भाई इस आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है वेटिंग लिस्ट। तो भाई वेटिंग लिस्ट में जैसे मेरिट लिस्ट वालों को मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो भाई मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मान के चलो आपकी मेरिट लिस्ट आई है, ये भाई 18,527 पदों समथिंग आपकी मेरिट लिस्ट आ गई है। इसके बाद आपकी 5000 पद तक की वेटिंग लिस्ट की संभावना आती है ना। लगभग 5000 स्टूडेंट्स, हो सकता है भाई दुगने कर ले, 10,000 स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट जारी कर दें, है ना। वो तो भाई विभाग पर आधारित है, लेकिन तथ्यों के अनुसार कम से कम 5000 पदों पर तो वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है ना। इसके बाद चर्चा करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में, है ना। तो भाई काउंसलिंग तिथि क्या है, तो काउंसलिंग के लिए मध्य प्रदेश ऑनलाइन तैयारी में जुट गया है ना। जैसा कि न्यूज़ में आप देख ही चुके हैं, एक दैनिक भास्कर के पेपर में न्यूज़ आई थी कि दीपावली के बाद से काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी और काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जो मतलब जुट गया है एमपी ऑनलाइन, तो हो सकता है आपकी दीपावली के बाद से काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए और दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, अब प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है ना। तो भाई सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, तो आवेदक का रोल नंबर, जन्म तिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, इसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल लॉग इन के बाद आवेदक को पहले से भरी
जो प्रविष्टि जो पहले से उन्होंने इन्फॉर्मेशन भरी थी फॉर्म भरते समय, तो उस अनुसार दोबारा डॉक्यूमेंट में नए ऑप्शन मतलब जो आपको नई अपडेट देनी है वो अपलोड करेंगे, है ना। इसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। तो मध्य प्रदेश ऑनलाइन के माध्यम से विषयवार जिलावार स्कूल के क्रम में ऑप्शन को दर्ज करना होगा। इसमें पोर्टल शुल्क के साथ शुल्क भरकर चॉइस को लॉक करेंगे और आखिरी दिन तक चॉइस संशोधन करने का ऑप्शन रहेगा। मतलब आपसे कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो लास्ट डेट तक आप चॉइस फिलिंग में एडिटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिलेक्शन लिस्ट, तो चॉइस फिलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, तो जिसमें आप दस्तावेज़ों का सत्यापन होगा। ठीक है, ये आपको प्रोसेस समझ में आ गई। चॉइस फिलिंग के बाद जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी, जिन जहाँ जगह आपने चुनी है उसी के आधार पर सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी। फिर उसके बाद फिर ज़िले में आपको अब जिस ज़िले का आपने जो चॉइस किया था वहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अब कई स्टूडेंट्स के मन में रहता है भाई ज्वाइनिंग के बाद भाई इसमें आप देखो इसमें उसको मतलब सैलरी को तो दर्शाया गया नहीं है, तो सभी की इच्छा होती है कि भाई सैलरी आखिर कितनी मिलेगी। तो हमने कुछ तथ्यों से पता किया है, तो आइए आपको सैलरी के बारे में बतलाते हैं। सॉरी, सैलरी के पहले तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बतलाते, उसके बाद चर्चा करेंगे सैलरी के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो दस्तावेज़ सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज़ पास में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले भाई एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है ना, ये एडमिट कार्ड ज़रूरी है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया था उसकी कॉपी ज़रूरी है। इसके बाद जो आपने आवेदन किया था वो उसकी भी कॉपी होना ज़रूरी है। फिर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, ग्रेजुएशन, है ना। इसके बाद बीएड, डीएड या डीएलएड, डिप्लोमा, इसकी कॉपी, आधार कार्ड, डिजिटल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि वही आरक्षण मिलेगा ना भाई, मध्य प्रदेश के हो या भाई अदर स्टेट के हो। फिर आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जैसे ईडब्ल्यूएस वालों का, ओबीसी, एससी, एसटी वालों का। इसी के आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा। और जो विकलांग प्रमाण पत्र है जिनका भाई 40% से अधिक विकलांगता दर्शित होनी चाहिए उसमें, है ना, तब तो आपको आरक्षण मिलेगा। अगर 40% से कम है तो भाई उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके साथ गेस्ट फैकल्टी का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, उसमें आपके 25 अंक ऐड होने अनिवार्य है ना। आपका अपडेट स्कोर कार्ड होना चाहिए और स्वयं की फ़ोटो कम से कम 10 फ़ोटो होनी चाहिए। और रोज़गार पंजीयन, तो भाई रोज़गार पंजीयन ऐसा तो नहीं है भाई आपकी का पंजीयन का वो डेट निकल गई हो तो भाई रिन्यू करवा लेना, अपडेट करवा लेना, है ना, रोज़गार पंजीयन। ये थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो भाई जिनका सिलेक्शन होना ही है तो भाई इन सब डॉक्यूमेंट्स की भाई 5-5 फ़ोटोकॉपी करा के अभी से अपने पास रख लें। ठीक है, इनका सेट बना के रख लें, आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ बात करते हैं भाई सैलरी कितनी मिलेगी ज्वाइनिंग के बाद, है ना। तो भाई जानते हैं इस वीडियो में कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। तो भाई अगर आपको 100% सैलरी मिलती है ना, अगर वो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थे और उनने तो भाई अपना नियम जारी कर दिया था भाई 70% सैलरी मिलेगी 3 साल तक। अब लेकिन भाई अपील लगी है हाई कोर्ट में, अगर भाई पास हो जाती तो आपको 100% के हिसाब से सैलरी मिलेगी, नहीं तो भाई 70% के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो भाई दोनों के हिसाब से मैंने यहाँ सैलरी निकाल के बतलाई है, तो आइए जानते हैं। अब 100% के हिसाब से सैलरी मिलेगी तो भाई ये रहा उसका पूरा डिटेल्स, कैसी कैसी सैलरी मिलती है। तो भाई बेसिक पे मिलता है ना। बेसिक पे कितना है, ये बेसिक पे भाई 25,000 है, 25,300। इसके बाद डीए मिलता है। अब भाई डीए का मतलब, डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। तो भाई महंगाई भत्ता अभी तो 31% चल रहा है मध्य प्रदेश कर्मचारियों को। तो भाई 31% के अनुसार आपको 7,843 रुपये मिलेगा। इसके साथ ही HRA मिलता है भाई। अब HRA तो भाई हाउस रेंट अलाउंस होता है। ठीक है, तो भाई अगर आप रूरल गांव में हैं तो भाई 8%
शहर में है तो भाई 16% के हिसाब से ये निकाल के दिया है ना। तो भाई इसके इन सबको ऐड करके इस सबको भाई जोड़ के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है 35,167 रुपये। इसके साथ भाई आपकी कटौती भी की जाती है। तो भाई कटौती को यहाँ दिया गया है, दर्शाया गया है। तो भाई आपके थोड़े छोटे मोटे टैक्स कटेंगे, जैसे भाई कोई प्रोफेस टैक्स कटता है तो भाई वो 100-200 के लगभग कटेगा। फिर आपका GIS टैक्स कटेगा तो भाई वो भी 100-200 के लगभग। और आपका NPS कटेगा तो भाई वो 3500, मतलब इसका शायद 10% कटता है, तो उसके अनुसार आपका ये 3500 के लगभग कट जाएगा। तो भाई आपका टोटल डेडिकेशन 3900 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको नेट सैलरी कितनी मिलेगी? 31,267 रुपये। ठीक है। तो भाई ये NPS भाई ये आपको बाद में ऐड होके मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भाई ये आपका काट लिया है ना। जैसे फ़ंड एक प्रकार से जो पहले के कर्मचारी हैं उनका एक फ़ंड के तौर पर कटता था ना, तब वो उसी का दूसरा रूप दे दिया है NPS। तो वो NPS अगर कटता है तो भाई 10% कटेगा, तो इस प्रकार आपको सैलरी मिलेगी। और अगर नहीं कटता है तो भाई ये 3500 आपको जोड़कर मिल जाएंगे, है ना। ये 3500 सॉरी जोड़कर थोड़ी ना, ये आपको 35,000 पूरे मिल जाएंगे, है ना। अगर ये आपका NPS नहीं कटता, और अगर कटता है तो भाई आपको ये 3500 कट के ही मिलेंगे, है ना। तो अगर भाई NPS नहीं कटता तो आपको ये पूरी सैलरी मिलेगी 35,000 के समथिंग। और अगर आपका NPS कटता है भाई फंड के तौर पर तो आपको 31,267 रुपये नेट सैलरी मिलेगी। अब बतलाते भाई आपको 70% के हिसाब से। तो भाई 70% के हिसाब से तो भाई इसका भाई 25,000 है, वो कुछ आपकी है ना 25,300 के हिसाब की थी 100% में ना। तो भाई इसका 70% निकालेंगे तो भाई 17,710 के समथिंग बेसिक पे बनता है ना। तो इसका भाई DA महंगाई भत्ता निकालेंगे तो भाई 5,490 के समथिंग बनता है। और कुछ ये हाउस रेंट निकालेंगे तो भाई ये बनता है। तो हाउस रेंट ये दोनों को नहीं जोड़ेंगे, एक किसी को जोड़ेंगे। अब गांव में आते हैं तो इसको जोड़ेंगे, शहर में आते हैं तो इसको जोड़ेंगे, है ना। तो भाई उनको मिलता है जो अपने मुख्य ज़िले से दूसरे ज़िले में है ना, ये उनको मिलता है। या जो जिनका निवास है ना वहाँ से आप दूर है, उस स्थिति में मिलता है। इस प्रकार इन सभी को ऐड करके आपकी ग्रॉस सैलरी 24,616 रुपये बन जाएगी। अगर आपका NPS कटता है 10% तो 2400 कट के मिल जाएगी आपकी नेट सैलरी कितने 21,936 रुपये के समथिंग, है ना। मतलब 21,000 के समथिंग मान लो, ठीक है। और अगर भाई आपका NPS नहीं कटता है तो भाई 24,000 के समथिंग आपको ये सैलरी मिलेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब कुछ नोट है। तो नोट ये था भाई मतलब ऐसे DLED वाले कितने हैं जिन्होंने अभी भी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है और वर्ग 3 में क्वालिफाइड है, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया या फिर मार्कशीट नहीं आई। तो भाई काउंसलिंग में तो भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही पड़ेंगे, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रहेंगे। इससे आपका भाई हो सकता है भाई आपको टाइम दे दे, है ना। देखते हैं, लेकिन ओरिजिनल ही चाहिए पड़ते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और जानकारी दी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके मन में जो भी डाउट्स या क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ।